सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 3 बस की यात्रा, जो हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। तो इस कहानी का हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। शेष जो कहानी बचा हुआ उसको दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट को पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे पृष्ठ संख्या 15 में पहला कठिन शब्द है सविनय, जिसका अर्थ होता है विनम्रता। विनम्रता से अवज्ञा यानी न मानना, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, बॉडी यानी ढांचा, असहयोग सहयोग न देना। असहयोग का अर्थ हो गया सहयोग न देना। उसके बाद देखेंगे नली। नली का अर्थ होता है पाइप। उसके बाद देखेंगे लुभावने। लुभावने यानी मन को आकर्षित करने वाले, मन को आकर्षित करने वाले। उसको गोता लगाना यानी डुबकी लगाना। आगे देखेंगे इत्तेफाक। इत्तेफाक मतलब होता है संयोग से। छिन्न यानी कमज़ोर, ग्लानि यानी शर्म महसूस करना, प्राणांत यानी मृत्यु, बियाबान यानी सुनसान, अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रियाकर्म। आगे पृष्ठ संख्या 16 का कठिन शब्द देखेंगे पुलिया। नदी या नाले के ऊपर बना आने जाने के रास्ता को पुलिया कहते हैं। उत्सर्ग यानी त्याग, क्रांतिकारी यानी क्रांति फैलाने वाला व्यक्ति को कहते हैं क्रांतिकारी। बाहें पसारे यानी स्वागत के लिए। बाहें पसारे स्वागत के लिए। नीचे देखेंगे प्रयाण यानी प्रस्थान करना। प्रयाण यानी होता है प्रस्थान करना। बेताबी। बेताबी यानी बेचैनी। इत्मीनान यानी निश्चिंत होना। अब हम लोग जहाँ तक कहानी पढ़ लिए थे वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखेंगे कि हम लोग कहानी पढ़ रहे थे कि किस तरह से लेखक जो है अपने 4-5 मित्रों के साथ जबलपुर के ट्रेन पकड़े हैं। जो सतना की ट्रेन है जो जबलपुर के ट्रेन से मिलाती है, और कैसे ट्रेन में आकर बस में आकर बैठे हैं। तो बस जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि वे लोग बस में सीट पर नहीं बल्कि इंजन में ही बैठे हुए हैं। उसके आगे देखिए कि क्या होता है। लेखक को आश्चर्य होता है कि क्या ऐसी बस चल सकती है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। लेखक को आश्चर्य हुआ क्योंकि बस सचमुच चल पड़ी। लेखक कहते हैं ऐसा लग रहा था कि ये गांधी जी का जब असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो शायद यह बस उस समय जवान रही होगी, क्योंकि अभी जो जिस जर्जर स्थिति में थी उसे ट्रेनिंग मिल चुका था। उसे पहले से ऐसा लग रहा था कि हर प्रशिक्षण दे दिया गया और हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरे बस का हर एक हिस्सा एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। इस तरह से असहयोग चल रहा था बस के हर एक पार्ट से, हर एक हिस्सों से। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक कहते हैं सारे मन के अंदर जो भी बात थे वो मिट गए, क्योंकि न पता ही नहीं चल पा रहा था कि वे लोग सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। लेखक कहते हैं बस चलते चलते एकाएक रुक गई। पता चलता है क्या कि बस के टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर यानी पाइप डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक को ऐसा लग रहा था। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि लेखक को ऐसा लग रहा था कि न जाने कब बस कहाँ पे जाकर हमारा साथ छोड़ दे। और वो सुंदर लुभावने मनमोहक दृश्य अभी उन्हें
दुश्मन की तरह दिख रहे थे, क्योंकि दोनों तरफ के दृश्य काफ़ी सुंदर थे। पेड़ पौधे दिख रहे थे। पेड़ पौधे उस समय लेखक को दुश्मन की तरह लग रहे थे, क्योंकि न जाने कब बस जाकर उससे टकरा जाए। जो भी पेड़ आता है डर लगता है कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। जब झील दिखती तो लेखक को ऐसा लगता है कि न जाने कहीं बस उसमें डुबकी ही लगा ले। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी का हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। लेखक कहते हैं कि बस का हिस्सेदार जो था, भागीदार जो, उस समय भी कह रहा था कि बस तो हमारा एक नंबर का, एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो संजोग की बात है। छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। लेखक कहते हैं कि उन्हें बड़ा शर्म महसूस हो रहा था, कितनी जर्जर बूढ़े बस पर लद कर हम लोग चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक कहते हैं, अगर उसकी मृत्यु हो गई यानी बस रुक गई तो इस सुनसान इलाके में उसके अंतिम क्रियाकर्म करनी पड़ेगी। आगे देखेंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि बस की जो आगे की लाइट है, बत्ती है, उसकी रोशनी कम होने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोल का हुआ रेंग रही थी। बस जो है धीरे धीरे बिना लाइट का, बिना बत्ती का, धीरे धीरे रास्ते को टटोल कर खोज कर आगे बढ़ रही थी, सरक रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। ऐसा लगता था लेखक को कि बस कह रही हो कि मेरा उम्र गुजर चुका है बेटी, आगे निकल जाओ, अपने पीछे वाले बस को कहती हुई। उनको ऐसा महसूस होता था लेखक को। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। लेखक कहते हैं, एक पुलिया के ऊपर हम लोग गए ही थे, तब तक बस की एक टायर जो है फिस करके बैठ गया। वह पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे। उत्सर्ग, त्याग की भावना, त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी त्याग, त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक कहते हैं, हिस्सेदार जो है, बस का भागीदार जो है, वो जान रहा है कि बस जर्जर स्थिति में, फिर भी वह उसी बस में बैठकर सफ़र कर रहा है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेखक सोचते हैं, कहते हैं कि इस भागीदार का जो बलिदान और साहस की भावना है, उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह व्यक्ति काफ़ी साहसी और बलिदानी है, क्योंकि इस तरह के बस में सवारी करना खतरे से खाली नहीं है। कम हिम्मत की बात नहीं है। इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक ऐसा सोच रहे हैं। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। लेखक व्यंग में कहते हैं, अगर हम मर जाएंगे तो भगवान ऊपर से उस व्यक्ति के स्वागत के लिए बाहें पसारे खड़े रहेंगे। दूसरा घिसा टायर लाया कर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहते हैं, पन्ना तो दूर की बात है, अब हम लोग कहीं भी पहुंच पाएंगे भी या नहीं, या रास्ते में ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। लेखक कहते हैं, अब तो लगता था कि बस में ही ज़िंदगी गुजारनी है, अब यहीं से प्रस्थान कर जाना है परलोक के लिए। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, हमारी बेचैनी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से, लेखक कहते हैं, बड़े निश्चिंत होकर इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। और लेखक कहते हैं, इस तरह से अपनी बेचैनी बेताबी को निश्चिंत करके आराम से वे बैठ गए कि अब तो इसी से चलना है, जैसे भी चले, मरे या बचे। इसके साथ ही हमारा हरिशंकर परशाई जी द्वारा रचित कहानी बस की यात्रा व्यंग्यात्मक कहानी यहीं समाप्त होता है।